Hello students, welcome back to Prep On. आजकल we are doing sessions on MCQs for prelims 2021. 7th सेशन आज करेंगे। 6 सेशंस हम कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी से और आर्ट एंड कल्चर से भी होंगे, बट आज के सेशन में मैंने कुछ करंट इश्यूज़ के क्वेश्चंस भी ले लिए हैं और इस तरीके से हम पिछले महीनों में जहाँ से एप्लीकेबल हो सकता है, अगस्त है, जुलाई, जून, पिछले महीनों में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो क्वेश्चंस टॉपिक्स मेरे पास हैं उनको भी ग्रेजुअली इंक्लूड करते चलेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाएं। सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दीज काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज शैल बी एस्टेब्लिश्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज शैल बी एस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली और नोएडा और अयोध्या और धौलावीरा। All the Ayodhya particularly was very much in news related to good number of things. Dhaulavira also there was New Delhi और नोएडा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एज यू ऑल नो इट इज़ नोएडा। नोएडा में ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी और ये एजुकेशनल कोर्सेज भी चलाएगा जिसमें इंडिया की जो हेरिटेज है उसकी स्टडी की जा सके, उसे कंजर्व किया जा सके, उसे मेंटेन किया जा सके। सो इट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट नोएडा, नॉट एट धौलावीरा और अयोध्या। कन्फ्यूजन के लिए धौलावीरा अयोध्या दोनों दिए जा सकते हैं, बट इट इज़ नोएडा। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। This will be a world-class university that would focus on conservation and research in India's rich tangible heritage while offering research and development and dissemination of knowledge, excellence and the education of its students and activities. So it will conduct research also, educational purpose से भी होगा, degrees, PhD वगैरह सब इसमें research वगैरह भी की जाएगी। So it is about what? It is about conservation of our heritage। अपनी विरासत की देखभाल के लिए कोर्सेज वगैरह भी बाकायदा एक इंस्टीट्यूट, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट डेवलप किया जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। दिस टॉपिक वॉज इन न्यूज इन द मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और जुलाई और अगस्त। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। Second statement, a Bengali literary magazine Bangla Darshan was started by him. It was in news, in newspapers, ये आया था। तो फर्स्ट इज करेक्ट, पहले में किसी को कोई शक नहीं होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड इज नॉट करेक्ट एज बांग्ला दर्शन बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ लिटरेचर एंड मैगजीन वॉज स्टार्टेड कॉल्ड बांग्ला दर्शन नॉट बाई हिम, इट वॉज स्टार्टेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर वो डल पड़ गई थी मैगजीन, उसको फिर रीस्टार्ट करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीलॉन्च करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इट वॉज स्टार्टेड नॉट बाय हिम बट इट वॉज, जब वो रुक सी गई थी तो उसको दोबारा रीएनर्जाइज किया है, रीइनिशिएट किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। Bangla वॉज स्टार्टेड बाई बंकिम चंद्र इन 1872 बट लेटर और इट गॉट न्यू लाइफ अंडर टैगोर इन 1901। News on air, August 2021. In which of the following countries a newly discovered human species has been announced recently? किस देश में ह्यूमन एक न्यू स्पीशीज का पता लगा है? किस देश ने इसको अनाउंस किया है? नॉर्वे, चाइना, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन विच कंट्री ये दिस न्यूज़ वॉज देयर? तो बताइए किस देश में ऐसा हुआ है। अगर आप पढ़ते रहे हैं और एब्रेस्ट रहे हैं दीज करंट अफेयर से, तो ऑब्वियसली यू कैन से इट इज़ चाइना। इट वॉज चाइना इन जून 2021 साइंटिस्ट अनाउंस्ड दैट अ स्कल डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट चाइना रिप्रेजेंट्स अ न्यूली डिस्कवर्ड ह्यूमन स्पीशीज दे हैव नेम्ड एज होमो लोंगी और ड्रैगन मैन, एंड दे से दैट द लिनिएज शुड रिप्लेस निएंडरथल्स एज आवर क्लोज रिलेटिव्स। ये माना जाता है निएंडरथल जो है वो मॉडर्न मैन के बिल्कुल निकट में है, जहाँ तक स्पीशीज की सिमिलरिटी वाइज है। हो सकता है स्टडी ज़्यादा हो तो होमो लोंगी विल रिप्लेस व्हाट निएंडरथल मैन एज आवर क्लोज रिलेटिव्स, मॉडर्न मैन दैट इज होमो
sapiens. So this has been announced, discovered in China in June 2021. Next question on polity. In the presidential form of government, head of the government is better represented. इलेक्टोरल सिस्टम्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरीके ज़्यादा इलेक्टोरल सिस्टम हम सुनते रहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली. तो राष्ट्रपति प्रणाली में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज बेटर रिप्रेजेंटेड, एंड इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मे नॉट बी इवन इलेक्टेड वन. और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें हो सकता है जो गवर्नमेंट का हेड हो वो चुना हुआ तक ना हो, ऐसा भी संभव हो सकता है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? PRS, द सिस्टम विच इज यूज फॉर इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड विद वेरियस वेरिएशंस. तो PRS सिस्टम का ये एक बेसिक कंडीशन है कि जीता हुआ वही माना जाएगा जिसे 50% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता. अगर किसी को पहली बार की काउंटिंग में 50% नहीं मिलते हैं तो फिर जो सबसे हारा हुआ व्यक्ति है, सबसे कम वोट वाला व्यक्ति है, वो निकल जाएगा और उसके वोट बढ़ जाएंगे बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स में. जब तक कोई कैंडिडेट 50% वैल्यू अचीव नहीं कर लेगा तब तक उसे चुना हुआ नहीं माना जाएगा. तो ओब्वियसली इन द राष्ट्रपति प्रणाली द वन हु इज इलेक्टेड इज बेटर रिप्रेजेंटेड. कम से कम इतनी एश्योरेंस तो है कि पड़े हुए वोट्स की वैल्यू का उसे 50% तो कम से कम मिला है. तो बिल्कुल सही है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम फॉलो करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट. इन अमेरिकन सिस्टम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इन आवर सिस्टम PM इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट and Rashtrapati is head of the state. So in our system, head of the government, that is Prime Minister, may not be an elected one at all. हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए MP होना अनिवार्य है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि PM वही होगा जो इलेक्शन द्वारा आएगा. हो सकता है नॉमिनेटेड व्यक्ति भी PM बन जाए, चांसेस हैं. इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ऐसे संभव ना के बराबर चांसेस हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी तो है. तो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट मे नॉट बी इवन एन इलेक्टेड वन. बिल्कुल संभव हो सकता है. बस PM होना जरूरी है. PM इलेक्टेड है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता. बस he should be an MP. He should be an MP and MP may be a nominated MP, may be you can say elected MP. So he may be a nominated MP as well. So second is correct. So both are correct. We are talking of first past the post system for Indian Prime Minister, and this is this thing. Modern India. The Indian capitalists developed as junior partners of the British capitalist during the British rule. जो इंडियन पूंजीवादी जो हुआ करते थे वो अंग्रेज़ों के साथ डेवलप हुए थे. मतलब भारत में जो कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हुई थी वो अंग्रेज़ों के जूनियर पार्टनर्स के तौर पर डेवलप हुई थी. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, दीज कैपिटलिस्ट एडवोकेटेड द यूज ऑफ These capitalists advocated the use of constitutional methods in freedom struggle and at times supported the pro-imperialist forces in suppressing mass movements. ज़्यादातर ये देखा गया कि ये जो पूंजीवादी थे, कैपिटलिस्ट क्लास थे, ये मास मूवमेंट्स को अवॉइड कराना चाहते थे. कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते थे. मास मूवमेंट से बिजनेस रुक जाती है तो यूजुअली अवॉइड करते थे, लेकिन इतना अवॉइड नहीं करते थे कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करने लगे, कि प्रो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के साथ काम करने लगे. कोशिश तो करते थे कि कांग्रेस मास मूवमेंट में ना जाए और एक संवैधानिक तरीके से बात बनना शुरू हो जाए, इसकी कोशिश करते थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतने अगेंस्ट भी नहीं थे कि दे स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिकेम पार्ट ऑफ एंटी कांग्रेस और एंटी फ्रीडम स्ट्रगल. हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. डी इज द आंसर. ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम दोज बुक्स from where usually UPSC is framing the questions. ध्यान रखिएगा इन कंसेप्ट्स, ये आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल साबित होंगे.
Which of the following methods were undertaken by Gandhiji during Champaran Satyagraha 1917? Gandhiji fought for indigo farmers in Champaran Satyagraha 1917. His first local movement in India, चंपारण। तो इनमें से कौन सा मेथड गांधी जी ने चंपारण में इस्तेमाल किया था? डिड ही यूज हंगर स्ट्राइक? आप इसे तो तुरंत काट देंगे कि ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ था। मास सिविल डिसोबीडियंस एडवोकेटिंग नॉन कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, उन्होंने वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और एक मास सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कन्फ्यूजन हो सकता है। कंडक्टिंग सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू द सफरिंग्स ऑफ द पीजेंट्स, और बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बनती है और पीजेंट्स की जो शिकायतें हैं, ग्रीवांसेस हैं, उनमें एक इंक्वायरी हुई थी, वो हुआ था। कैरिंग आउट अ प्रेस कंपेन फॉर द इशू ऑफ पीजेंट्स, और बाकायदा उन्होंने प्रेस के सहारे भी पीजेंट्स की इश्यूज को काफ़ी आगे बढ़ाया था। सो वी आर टॉकिंग ऑफ द रोल ऑफ गांधी जी इन चंपारण सत्याग्रह। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, हंगर स्ट्राइक वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इट वॉज इन अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक इन 1918। गांधी जी वेंट फॉर फर्स्ट एवर यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक इन एनी इंडियन मूवमेंट। He came to India around this time and he started with hunger strike at Ahmedabad Mills strike. In 1943 also he went on a hunger strike. Even in 1948 January he was on some sort of hunger strike. So Gandhi ji started in India with hunger strike and he also ended with hunger strike in January 1948. So he used to go on hunger strikes. So here this is also not correct. This is correct. Yes, he wanted to go for inquiry of the grievances of the peasants. ये सही है कि बाकायदा एक कमेटी बनी थी, उसमें गांधी जी को मेंबर बनाया गया है और जो शिकायतें हैं उनमें एक इंक्वायरी कराई गई थी। और प्रेस कंपेन जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है चंपारण सत्याग्रह में। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। तो द ओनली थिंग विच गांधी जी डिड इन चंपारण सत्याग्रह सो फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न वॉज सी 3 ओनली। कोई प्रेस कंपेन नहीं हुआ है, इंक्वायरी कमीशन बैठा है, उसमें गांधी जी को मेंबर बनाया गया है, और कोई मास मूवमेंट भी नहीं हुआ है और हंगर स्ट्राइक भी नहीं हुई है। इन द मिड 18th century द इंग्लिश एक्सपेंशन बिकेम मोर रैपिड बिकॉज ऑफ। मिड 18th century में इंग्लिश का एक्सपेंशन और ज़्यादा होता चला गया, उसकी वजह क्या है? 3 फीचर्स दे रखे हैं। एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना की कमी उस समय, इसलिए अंग्रेज आगे बढ़ते चले गए। राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, एक ये वजह है। एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज आर्मी बाय एम्प्लॉइंग इंडियन सोल्जर्स, और कंपनी ने अपनी आर्मी में बढ़ाना शुरू कर दिया था और भारतीय सैनिक भर्ती करते जा रहे थे। यूरोपियंस उनको लीड करते थे, लेकिन सैनिक जो थे वो भारतीय हुआ करते थे। ये 3 फैक्टर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया अराउंड मिड 18th century। तो इनमें से बताइए, तीनों ही सही हैं। उस समय राष्ट्रवाद भावना जैसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। उस समय 18th century में जितने राज्य थे वो बिल्कुल मेडिवल एज का एंड सा था और मेडिवल माइंडसेट, मेडिवल मेथड्स से वो चल रहे थे, और उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ रहा करती थी। इतनी लड़ाइयाँ रहा करती थी कि वो अब एक दूसरे को हराने के लिए अंग्रेज़ी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनियों की मदद भी, डच कंपनी की मदद भी लेने को तैयार हो जाते थे। तो उनमें आपस में क्वेरल्स हुआ करती थी। इनकी क्वेरल की ही वजह थी कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भारत में हुई, जिसमें भारतीय राज्यों की लड़ाइयों का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और ये बात सही है कि भारतीय सैनिकों को वो भर्ती करते थे सैनिक के तौर, भारतीय लोगों को सैनिक के तौर पे, और खुद आर्मी को चलाया करते थे। तीनों ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से एक्सपेंशन होने लगा था इंग्लिश कंपनी का भारत में। इस क्वेश्चन के अनुसार ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। ऑल द 3 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, you may take it from me that I am not going to strike a bargain with the Viceroy for ministries. I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom. ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया है। अब ये कब दिया है? गांधी जी का स्टेटमेंट है, बहुत फेमस है, ध्यान से पढ़ा होगा तो आप कर देंगे। NCERT का स्टेटमेंट है, क्लास 12th। The above statement was given by गांधी जी before the launching of civil disobedience movement in 1930. जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहे थे तब ये है। जब 1929 में लाहौर सेशन हो गया था और पूर्ण स्वराज की बात हो गई थी, उस समय उन्होंने ऐसा बोला था। या
जब वो वायसरॉय इरविन से 1931 में गांधी इरविन टॉक्स के लिए प्रोसीड करने वाले थे, उनकी वार्ता होने वाली थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं कोई बार्गेन नहीं करूंगा, किसी फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम से कम पे बात नहीं होगी। अब कोई मंत्रिमंडल वगैरह बनाने की बात मैं अब नहीं करूंगा। एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, या क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने से पहले उन्होंने ऐसा बोला था, या एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग टू शिमला फॉर शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, या शिमला कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले उन्होंने बोला था। तो इसका आंसर क्या है, आराम से बता सकते हैं अब। इसका आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। जस्ट बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट, when on 8th of August 1942 in Bombay he spoke at length to the people assembled over there, तब उन्होंने बोला था कि बिल्कुल मान के चलिए कि अब किसी कंप्लीट फ्रीडम से कम पे कोई बात होने वाली नहीं है, ना तो मैं मंत्रालय के लिए बात करूंगा ना किसी और चीज़ के लिए, अब तो सिर्फ कंप्लीट फ्रीडम की बात की जाएगी। Addressing the Congress delegates on the night of August in Bombay, Gandhiji said, I therefore want freedom immediately, this very night before dawn, if it can be had. सुबह होने से पहले मिल जाए तो मैं उसकी बात करूंगा। Fraud and untruth today are stalking the world. You may take it from me that I am not going to strike a bargain with the Viceroy for ministries and the like. I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom. Here is a mantra, a short one, that I give you. You may imprint on your hearts and let every breath of this give expression to it. The mantra is do or die. We shall either free ourselves from this slavedom or we shall not live to see the ongoing slavedom. हम अपने आप को फ्री कर लेंगे या अपनी बलि दे देंगे इस फ्रीडम स्ट्रगल में। This was what गांधी जी spoke on the night of 8th August 1942 और 9 अगस्त की सुबह तक सभी बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। तो दैट वॉज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी जनवरी में आपने अखबार में पढ़ा होगा, कंट्रोवर्सी चल रही थी, पराक्रम दिवस शुरू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो ये अखबार में आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर रिगार्डेड वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स एज देश नायक। इट वॉज CR दास, MK गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। रविन्द्रनाथ टैगोर रिगार्डेड हु एज देश नायक? इट वॉज चित्तरंजन दास, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तो इट वॉज गांधी जी भी हो सकता था, बट इट इज़ गांधी जी को तो उन्होंने महात्मा बोला है, तो इट वॉज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बोला था देश नायक, बोला था देश नायक। इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने देश नायक दिवस भी मनाया था सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे। तो दिस इज सुभाष चंद्र बोस। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केसेस एंड द इश्यूज रिलेटेड टू देम। ये केसेस अखबार में यहाँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दिखते रहे हैं, तो इनको एग्जाम में मैंने क्वेश्चन में ले लिया है। विनीत नारायण केस 1997 का संबंध किससे है? लिली थॉमस केस 2013 का संबंध किससे है? ADM जबलपुर केस 1976 बड़ा फेमस केस, इनफेमस केस रादर, ये पेयरिंग बनाई है, इनमें से कौन सी सही है? विनीत नारायण केस, जैन हवाला केस 1997, ये CBI का ऑटोनॉमी होनी चाहिए, CBI ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करे, उससे संबंधित है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कंटिन्यूअस मैंडेमस का कंसेप्ट दिया है। कंटिन्यूअस मैंडेमस का मतलब होता है जो कमेटी इंक्वायरी के लिए बनाई गई है वो कोर्ट को बताती रहेगी कि इंक्वायरी में क्या क्या चल रहा है, अपडेट करती रहेगी। द कोर्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस मैंडेमस, कंटिन्यूअस कमांड टू हैव, यू कैन से, कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। लिली थॉमस केस संबंधित है कि जो MP MLAs वगैरह हैं, जो क्रिमिनल जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको MP MLA मेंबरशिप से हटाया जाए। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, लिली थॉमस केस। इसी केस का जजमेंट आया, उसके बाद फिर चेंजेस होने शुरू हुए और स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बना दी गई हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इन केसेस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए और ज़्यादा केसेस बनाए जाएँ। स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट्स मदद करें ताकि ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स बने और जल्दी से जल्दी चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए। द लॉ मेकर्स शुड ओनली बी दोज पीपल हुअर कंडक्ट हैज़ बीन गुड, लॉ ब्रेकर्स शुड नॉट अगेन बिकम लॉ मेकर्स। इफ दे हैड बिकम समहाउ दे शुड बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द हाउस, शुड बी डिस्क्वालीफाइड। जितनी जल्दी हो सके इन केसेस को सॉल्व किया जाए। ADM जबलपुर संबंधित है, इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट कर लिया गया है, तो आप कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट नहीं लगा सकते। ये कोर्ट का फैसला आया था, बड़ा फेमस केस है ADM जबलपुर केस।
इसको अलग से कभी ले लेंगे, इससे काफ़ी सारी अखबार में भी काफ़ी आया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड आर वेल पेयर्ड ओवर हेयर, सेकंड इज नॉट पेयर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड। सी Vidyanathan case deals with the Jain Hawala case. In this case, autonomy and independence of CBI was emphasized. Lily Thomas case deals with the disqualification of those members of legislatures who are convicted of criminal offences. ADM Jabalpur deals with the right to approach court for issue of writ of habeas corpus during the time of emergency. Consider the following statements about Guru Nanak, the founder of Sikhism. His compositions Japji Sahib is part of Guru Granth Sahib, जो सिखों की होली बुक है, उसका पार्ट है उनके कंपोजिशंस जपजी साहिब। ही कंपोज्ड जपजी साहिब। गुरु नानक sang his compositions using the musical instrument rabab. He used to sing his this composition using the musical instrument rabab. He founded the city of Kartarpur now in Pakistan. पाकिस्तान में करतारपुर नाम का शहर उन्होंने ही बसाया था। तो ऑब्वियसली ऑल द थ्री आर करेक्ट सो फार एज गुरु नानक इज कंसर्न, तीनों ही सही हैं उनके बारे में। Guru Nanak composed the sayings Japji Sahib, which became part of holy book in the Guru Granth Sahib. Guru Nanak used to sing his compositions with the accompaniment of instrument called rabab, NCERT class 12th, Persian instrument introduced in India at the time of दिल्ली सुल्तान। ये रबाब नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था ये दिल्ली सुल्तानों के समय भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये फारसी वाद्य हुआ करता था। गुरु नानक ऑल्सो फाउंडेड द प्लेस कॉल्ड करतारपुर नाउ इन पाकिस्तान एंड गुरु नानक डाइड इन 1539। सो इट इज़ अबाउट गुरु नानक। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 अखबार में बहुत आता रहा, तो इसके बारे में इट प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन टू द ट्रेड यूनियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये सिस्टम बना है कि लॉ के तहत ट्रेड यूनियंस अपने आप को रजिस्टर कराएंगी, उनको प्रोटेक्शन मिला है पहली बार। फंड कलेक्शन बाय अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस विल बी मेड इलीगल, और जो फंड कलेक्शन है, जो ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको फंड्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, द यूज ऑफ यूनियन फंड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पज इट वॉज बैंड। और यूनियन का पैसा जो भी इकट्ठा हुआ है उसमें कोई भी पैसा पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। बिल्कुल सही है, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज डन। और जो पैसा है वो अनरजिस्टर्ड यूनियंस पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती हैं, और जो पैसा है वो वर्कर्स के फ़ायदे के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तीनों ही सही हैं। अंडर द एक्ट ट्रेड यूनियंस गॉट सम लीगल प्रोटेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। फंड कलेक्शन बाय अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वॉज मेड वर्चुअली इलीगल। ए सीलिंग ऑफ 50% वॉज इम्पोज्ड ऑन आउटसाइडर प्रेजेंस इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। मतलब जो यूनियन के जो देखभाल करने वाले हैं, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है यूनियन का, उसमें 50% से ज़्यादा बाहर के लोग नहीं हो सकते हैं। एंड द यूज़ ऑफ यूनियन फंड्स फॉर सिविक एंड पॉलिटिकल पर्पजेज वॉज बैंड। और जो यूनियन का फंड है वो पॉलिटिकल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तीनों ही सही है। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड सर्टेन करंट इश्यूज। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए इसे। थैंक यू वेरी मच।